हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार जी एजुकेशन वर्ल्ड में। और आज का मोटिवेशनल कोट है, रख हौसला व मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, क्योंकि मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। है ना। तुम तो वक्त को थोड़ा वक्त दो, वक्त तुम्हारा वक्त बदल देगा, वरना वक्त को भी वक्त नहीं है तुम्हें दोबारा वक्त देने के लिए। मेहनत तुमको करना है और तब तक करना जब तक कि तुम्हें मंजिल ना मिल जाए। तो स्वागत है आप सभी का आपके चैनल पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं राष्ट्रपति के बारे में। तो ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रपति से संबंधित कुछ अनुच्छेद हमने लिखे हैं, अनुच्छेद 52 से लेकर अनुच्छेद 62 तक ले। इतने ही अनुच्छेद में ही राष्ट्रपति का वर्णन किया गया बहुत अच्छे तरह से, और ध्यान से समझिएगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा। चलिए फर्स्ट ध्यान दीजिएगा अनुच्छेद है, उससे पहले मैंने लिखा है, यहाँ देखिए लिखा है सरला तो आपको याद ही होगी, सरला तो आपको याद होगी। स से हो गया संसद, और र से हो गया राज्यसभा, ला से हो गया लोकसभा। है ना। 79, 80, 81 ये अनुच्छेद याद रखना। है ना। 79, 80, 81 सरला से आपका याद हो जाएगा ये। अनुच्छेद 52 पर चलते हैं। अनुच्छेद 52 में जो दिया गया है, राष्ट्रपति के पद का उल्लेख किया गया है। राष्ट्रपति के पद का उल्लेख किया है, कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, यह अनुच्छेद 52 में कहा गया है, जो राष्ट्राध्यक्ष होगा, मतलब राष्ट्र का अध्यक्ष होगा। आगे है किसी में कि संघ की कार्यपालिका का संवैधानिक जो प्रधान होगा वो राष्ट्रपति होगा। संवैधानिक प्रधान राष्ट्रपति होगा। अगर वास्तविक प्रधान पूछा जाए, है ना, संघ के वास्तविक प्रधान कौन होगा, तो वो प्रधानमंत्री होगा या मंत्री परिषद होगा। ठीक है। तो ये तो हो गया अनुच्छेद 52। आगे चलते हैं अनुच्छेद 53। अनुच्छेद 53 में कार्य शक्ति का वर्णन किया गया है, इसको हम लोग कल विस्तार पूर्वक देखेंगे। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं आगे। अनुच्छेद 54 जो है निर्वाचन के बारे में कहा गया है। निर्वाचन के बारे में मतलब कि इसका जो निर्वाचन जो होता है अप्रत्यक्ष रूप से होता है, मतलब कि जनता जो है डायरेक्ट मतलब वोट देने का अधिकार जनता को नहीं है। वो जो है जनता जो है एक विधायक को चुनती है या फिर एक सांसद को चुनती है, फिर वो जो सांसद और विधायक होते हैं वो जो है राष्ट्रपति के मतदान में शामिल होते हैं। तो देखते हैं निर्वाचन मंडल क्या क्या होता है। राष्ट्रपति का जब चुनाव होता है तो उसमें निर्वाचन मंडल बनाया जाता है। तो निर्वाचन मंडल में 3 क्राइटेरिया है, ध्यान दीजिएगा। 3 क्राइटेरिया को मैं पढ़ रहा हूँ, ध्यान समझिएगा। इसमें कौन कौन शामिल होते हैं, राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन शामिल होते हैं, ध्यान समझिएगा। फर्स्ट है दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, मतलब कि लोकसभा और राज्यसभा में जितने निर्वाचित सदस्य हैं, सभी निर्वाचित सदस्य जितने भी हैं सब भाग लेंगे किसमें, राष्ट्रपति के चुनाव में। आगे है विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, जितने भी राज्य विधानसभा हैं, विधानसभाओं के जितने भी निर्वाचित सदस्य सभी इसमें भाग लेंगे। और ध्यान दीजिए, तीसरा है दिल्ली और पुदुचेरी, जो ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जहां पर विधानसभा है। तो 2 दिल्ली और पुदुचेरी के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भी इसमें क्या लेंगे, भाग लेंगे। मतलब राष्ट्रपति के चुनाव में ये तीनों ही जो हैं भाग लेते हैं। ठीक है। दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, और दिल्ली पुदुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित क्षेत्र निर्वाचित सदस्य जो है भाग लेते हैं। आगे चलते हैं हम लोग, यहाँ तक उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। अनुच्छेद 55 चलते हैं। अनुच्छेद 55 में कहा गया है दोस्तों कि निर्वाचन की रीति, ध्यान दीजिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। निर्वाचन की रीति क्या होता है अच्छे से समझिएगा। निर्वाचन की रीति जो संबंधित है कि संघ द्वारा, मतलब कि संघ द्वारा 746 वोट है ना निर्वाचित होते हैं, 746 वोट देने का दिया जाता है। किसके द्वारा, संघ द्वारा। और संघ द्वारा 746 वोट का मतलब है कि लोकसभा द्वारा निर्वाचित कितने सदस्य, 543 सदस्य, और राज्यसभा द्वारा कितने सदस्य, 233 सदस्य, दोनों को मिलाकर हो गया 746, 776 वोट हो गया। मतलब संघ द्वारा जो है कितने राष्ट्रपति को कितने वोट जाता है, तो 776 वोट जाता है संघ द्वारा, जिसमें लोकसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं। ठीक है। आगे है राज्य द्वारा। राज्य द्वारा जो जितने भी राज्य द्वारा विधानसभा के विधायक होते हैं, टोटल विधायकों की संख्या कितनी है, तो 4120 वोट जाता है राष्ट्रपति को, 4120 वोट। तो राज्यों के विधानसभाओं द्वारा, देखिए लिखे है, राज्यों के विधानसभा द्वारा कितना जाता है, 4120 वोट। अगर दोनों के अनुपात में देखा जाए तो ये तो देखिए कम है, संघ द्वारा जो वोट है 776 कम है किसके अपेक्षा, तो राज्य द्वारा। राज्य का कितना विधायक कितने वोट डाल रहे हैं, तो 4120 डाल रहे हैं, जो कि इससे कम हो जा रहा है। तो इसको समान अनुपात करने के लिए कुछ क्राइटेरिया अपनाया गया है ना। कैसे क्राइटेरिया अपनाया गया है, तो एक विधायक का मत निकाला गया है, एक विधायक को मत निकालने का है ना एक
एक विधायक का मत निकाला गया है, एक सांसद का मत निकाला गया है, उसी के अनुपात में फिर दोनों को समान अनुपात में कर करके तब जा करके राष्ट्रपति का मत का आकलन किया जाता है। क्योंकि दोनों का समान अनुपात में नहीं दिख रहा, समान अनुपाती, देखिए यहाँ पर लिखे हैं समान अनुपातिक प्रतिनिधित्व मत, मतलब दोनों का समान अनुपात में करने के लिए ये क्राइटेरिया अपनाया जाता है। तो एक विधायक का मत निकालने के लिए इसका फॉर्मूला है राज्य की कुल जनसंख्या, राज्य की जितनी जनसंख्या है फिर डिवाइडेड बाय उसी राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य जितने होंगे डिवाइड कर देंगे और गुना 1/1000 से क्या कर देंगे, गुना कर देंगे, तो एक विधायक का मत निकल जाएगा। कितने विधायक का, एक विधायक का मत, मतलब कि कितना मतदान किया है उसका मत निकल जाएगा। आगे एक सांसद का मत अगर निकालना होगा, वोट निकालना होगा, जिसका है कुल विधायकों का मत, मतलब कुल विधायक जितने मत किए हैं वो, और डिवाइडेड बाय है ना निर्वाचित सांसदों की संख्या, मतलब जितने भी निर्वाचित सांसद है उसकी संख्या से डिवाइड कर देंगे तो एक सांसद का मत निकल जाएगा। मतलब ये जो मत निकालने का क्राइटेरिया है समान अनुपात करने के लिए है। ठीक है, आगे चलते हैं। एकल हस्तांतरणीय मत पद्धति, ये जो होता है ये ऐसा वर्ड है किसी को समझ में नहीं आता है। एकल का मतलब एक हुआ और हस्तांतरणीय का मतलब होता है देना, मत मतलब होता है मतदान करना। तो एक ध्यान दीजिएगा, तो अपने क्षेत्र के विधानसभा सदस्य द्वारा अपने क्षेत्र का जो भी विधानसभा का विधायक होगा वो अपने क्षेत्र से कोई एक ही वोट दे सकता है राष्ट्रपति के चुनाव में। राष्ट्रपति के चुनाव में कोई एक ही वोट दे सकता है, उस क्षेत्र के विधानसभा का जो प्रमुख होगा वही दे सकता है। ठीक है, तो एकल हस्तांतरणीय मत पद्धति का मतलब ये हुआ। आगे चलते हैं हम लोग, ये कंप्लीट हो गया। आगे चलते हैं हम लोग अनुच्छेद 56। अनुच्छेद 56 में क्या कहा गया है, पदावधि का वर्णन किया गया, मतलब कार्यकाल का वर्णन किया है। जब राष्ट्रपति जब है अपने पद की जब शपथ ग्रहण करते हैं तब से लेकर के 5 वर्ष तक वो अपने कार्यकाल में रहते हैं। मतलब कि उनका जो कार्यकाल होता है 5 वर्षों का होता है। कब से कब तक, तो शपथ ग्रहण करने से लेकर के 5 वर्ष तक, जब उसका है ना 5 वर्ष पूर जाए तब तक। ठीक है, अगर कहा जाए कि क्या है ना अचानक ये पद छोड़ना चाहें, है ना, अचानक ये पद छोड़ना चाहे तो किसको पद मिलेगा, तो ये जो पद मिलेगा जो राज्यसभा के सभापति होते हैं, मतलब कि उपराष्ट्रपति जो कहलाते हैं, वो जो है राष्ट्रपति का पद ग्रहण करेंगे तुरंत त्याग पत्र देने के बाद। ठीक है, या फिर अगर कहा जाए कि अगर उनकी अचानक मृत्यु हो जाए, है ना, तो अचानक अगर मृत्यु हो जाए तो 6 महीने के भीतर ही आपका निर्वाचन करवा लिया जाएगा। निर्वाचित जो भी सदस्य होगा वो राष्ट्रपति के लिए 6 महीने के अंदर चुन लिया जाना चाहिए। या फिर तो कहेंगे कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम कौन करेंगे, तो उपराष्ट्रपति काम करेंगे। जो उपराष्ट्रपति होंगे, राज्यसभा के सभापति जो होंगे वो काम करेंगे। अगर वो नहीं होंगे तो है ना, तो उच्चतम न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होंगे वो कार्य करेंगे। अगर वो भी नहीं होंगे तो उच्चतम न्यायालय के जो है ना जो वरिष्ठ जो न्यायाधीश होंगे वो कार्य करेंगे। ठीक है, तो ये क्रम चलते रहता है। आगे चलते हैं, यहाँ तक उम्मीद करते समझ में आ गया। अनुच्छेद 56 हो गया। ये आगे है अनुच्छेद 57 पुनः निर्वाचन का वर्णन। पुनः निर्वाचन का वर्णन का मतलब है कि राष्ट्रपति है ना 1 से 2 बार, 2 से 3 बार, 3 से 4 बार, जितना बार वो चाहे वह उस पद पर, राष्ट्रपति के पद पर है ना रह सकता है, मतलब कि चुनाव लड़ सकता है। जैसे कि उदाहरण में हम लोग देख सकते हैं कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 2 बार राष्ट्रपति बने थे, स्टार्टिंग में 2 बार राष्ट्रपति बने थे। तो यही इसका उदाहरण होता है कि पुनर्निर्वाचन का वर्णन, मतलब कि अगर कोई व्यक्ति चाहे कि 115 साल की उम्र में वो चुनाव लड़े राष्ट्रपति का, तो वो लड़ सकता है। इसमें कोई संविधान में इसका उल्लेख नहीं किया गया, मनाही नहीं किया गया है। ठीक है, यहाँ तक भी आपको समझ में आ गया। आगे चलते हैं अनुच्छेद 58। इसमें कहा गया योग्यता का वर्णन दिया गया। योग्यता क्या क्या होना चाहिए, एक राष्ट्रपति का उम्मीदवार बनने के लिए, खड़ा होने के लिए, चुनाव लड़ने के लिए योग्यता क्या होना चाहिए, तो इसका जो योग्यता होना चाहिए वो भारत का पहले तो नागरिक होना चाहिए, और आगे उस सेकंड नंबर में 35 वर्ष उम्र पूरी से कर चुका होना चाहिए, मतलब कि न्यूनतम 35 वर्ष उम्र पूरा कर चुका होना चाहिए। अधिकतम उम्र का इसका उल्लेख नहीं किया गया है, वो कितने साल तक ले वो चुनाव लड़ सकता है ये उल्लेख नहीं किया गया। इसका थर्ड पॉइंट है कि लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। जो राष्ट्रपति चुनाव लड़ रहा है वो लोकसभा का सदस्य बनने की क्या रखता हो, सदस्यता
बनने की योग्यता रखता हो। नेक्स्ट पॉइंट है कि सरकार के अधीन कोई लाभ के पद पर न हो। सरकार के अधीन मतलब कि सरकार के अधीन मतलब सरकारी नौकरी। ध्यान दीजिए, समझिएगा कि सरकारी जो ये लाभ का पद है, राज्यपाल का पद हो गया, कोई भी मंत्री का पद हो गया, इसको लाभ का पद नहीं बोला जाता है। लाभ का पद मतलब कि सरकारी नौकरी को बोला जाता है, मतलब सरकारी नौकरी पर नहीं हो। जो भी राष्ट्रपति का चुनाव के लिए कैंडिडेट खड़ा हुआ है वो जो सरकारी मतलब कोई भी लाभ के पद पर ना हो। अगला पॉइंट है इसका 50 प्रस्तावक और 50 क्या होना चाहिए, अनुमोदक होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि है ना कि 50 गो सांसद या विधायक, मतलब दोनों मिलाकर कितना हुआ, 100 हो गया। 100 सांसद या विधायक उसके सपोर्ट में होना चाहिए। ये क्राइटेरिया तो आम आदमी फॉलो कर लेगा, पर ये जो है 100 विधायक और 100 सांसद जो है, 100 सांसद या विधायक उसके सपोर्ट में मुश्किल है आना। इसलिए यहाँ पर राष्ट्रपति के चुनाव में 100 सांसद या विधायक का सपोर्ट होना आवश्यक है, तब जाकर के आप चुनाव में खड़े हो सकते हैं। आगे है पाँचवा पॉइंट, 15,000 रुपये जमानत राशि जमा कर सकता हो, है ना। 15,000 रुपये उसके बाद जमानत राशि हो जो जमा कर सकता हो। ग्राम पंचायत का जितने भी आपके चुनाव होते हैं ना, नीचे से ऊपरी स्तर के, सब में आपको जमानत राशि जमा किया जाता है, ठीक है। और जमानत राशि जमा जब किया जाता है तो इसमें भी एक रूल है, ध्यान से समझिएगा कि अगर कुल वोटों का अगर 1/6 मत अगर वो प्राप्त नहीं करता है, कुल वोटों का 1/6 अगर मत नहीं प्राप्त करता है वो कैंडिडेट, है ना, तो वो जो है वो उसका जमानत राशि जितना भी जमा हुआ है सब जब्त हो जाता है। अगर वो जीतता है तो ही ये जो जमानत राशि जितना दिया जाता है उतना उसको वापस होता है, नहीं तो वापस नहीं होता है, जब्त हो जाता है। 1/6 उसको लाना ही लाना आवश्यक होता है मत, ठीक है, तब जाकर उसको मिलता है उसका जमानत राशि। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं अनुच्छेद 59। इसमें पद की शर्त का उल्लेख किया गया है। पद की शर्त का मतलब है कि जितने भी जो भी सदन है, मतलब लोकसभा और राज्यसभा या विधानमंडल का राष्ट्रपति जो है क्या नहीं होना चाहिए, तो राष्ट्रपति जो उसके पद पर कोई भी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए, चाहे लोकसभा हो, चाहे राज्यसभा हो, चाहे विधानमंडल हो, इसका कोई भी अति सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए। अगर राष्ट्रपति जो है किसी अपने पद का जब शपथ ग्रहण करता है, मान लिया जाए कि किसी सदन का सदस्य भी हो अगर हो ना, तो वो जो है जब वो पद ग्रहण करता है ना, जब वो शपथ लेता है तो उसका स्थान उस सदन से रिक्त मान लिया जाता है, उसका स्थान जो है सदन से रिक्त मान लिया जाता है। आगे इसका एक और पॉइंट है कि राष्ट्रपति जब तक ले अपने पद पर रहेंगे, जब तक उनका कार्यकाल चलेगा, तब तक उनके वेतन और भत्ते में कोई कटौती नहीं होती है। जितना उनका वेतन और भत्ता मिलता है, जब तक वो कार्यकाल में रहेंगे तब तक ले उनको उतना मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोग कर लिए पद की शर्त का उल्लेख हम लोग कर लिए। नेक्स्ट है अनुच्छेद 60, शपथ का उल्लेख, है ना। राष्ट्रपति जो है शपथ जानते हैं किसके सम्मुख लेते हैं, तो राष्ट्रपति जो है शपथ जो लेते हैं उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के सामने शपथ लेते हैं। अगर वो नहीं होंगे तो उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठ जो हैं न्यायाधीश के सामने शपथ लेते हैं। ये जो शपथ लेते हैं संविधान और विधि की रक्षा करने के लिए शपथ लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक उम्मीद हो गया सब कंप्लीट हो गया होगा अनुच्छेद 60 तक। आगे चलते हैं अनुच्छेद 61 में कहा गया है महाभियोग का उल्लेख, मतलब कि जब राष्ट्रपति अपने पद पर हो, है ना, और बीच में ही पूर्व ही मतलब कि कार्यकाल पूरा होने से पूर्व ही जो अगर उनके खिलाफ अगर पद छोड़ने के लिए अगर प्रस्ताव लाया जाता है तो ये महाभियोग कहलाता है। ये जो महाभियोग की प्रक्रिया है दोनों मतलब सदन में, लोकसभा सदन हो या राज्यसभा सदन हो, किसी भी सदन में प्रस्ताव पारित किया सकता है, कोई भी सदन में पहले प्रस्ताव लाया सकता है, ठीक है। और ध्यान दीजिएगा कि जब वो पद उनके छोड़ने की जब बारी हो तो 14 दिन पहले लिखित सूचना उनको भेज दिया जाएगा। 14 दिन पहले उनको लिखित सूचना भेज दिया जाएगा कि आपके खिलाफ, है ना, महाभियोग की प्रक्रिया चलाई जा रही है, तो है ना, तो वो या तो अपने स्वेच्छा से अगर पद छोड़ दे तो ठीक है, नहीं तो ये प्रक्रिया चलती है महाभियोग की प्रक्रिया। तो यहाँ तक हो गया महाभियोग की प्रक्रिया।
आगे अनुच्छेद 62 में कहा गया है कि नए राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होगा है ना, पूर्व राष्ट्रपति के पदावधि समाप्त से पहले कर लिया जाएगा। जो भी नया राष्ट्रपति बनेगा है ना, उनका जो निर्वाचन होगा है ना, जो पहले राष्ट्रपति बने हुए हैं ना, उससे क्या हो जाएगा, उससे पहले उसका निर्वाचन नए राष्ट्रपति का कर लिया जाना चाहिए। इसका उल्लेख कहाँ दिया गया है? तो इसका उल्लेख दिया गया है अनुच्छेद 62 में। तो मैंने टोटली चीज़ मैंने बता दिया इस राष्ट्रपति के बारे में। इससे आपका है ना 1 नंबर का क्वेश्चन आप छांट सकते हैं, बना सकते हैं। इससे क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, ठीक है। तो इसको 1 से 2 बार आप देख लीजिएगा। वीडियो को जिन जिन लोगों को ज़रूरत होगा आप उन्हें फैलाइएगा, ताकि इस लॉकडाउन में सभी लोग इसका फ़ायदा उठा सके। तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।